बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होता है और उनका काम होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और इस ट्रैपिंग के नतीजे में फूड वो तैयार करना। इसके अलावा उसके मुख्तलिफ टाइप्स है जो कि मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिड जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि प्लास्टिड जो है वो लार्ज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। लार्ज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होती हैं। अगर हम देखें कि प्लांट सेल आर रेडिली डिस्टिंग्विश फ्रॉम एनिमल सेल थ्रू द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल के दरमियान और एनिमल सेल के दरमियान फ़र्क करना वो जाने तो हम दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के नतीजे में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्लांट सेल है और ये हमारे पास एनिमल सेल है। वो दो कंपार्टमेंट्स कौन कौन है? एक हमारे पास वैक्यूल है और दूसरा हमारे पास प्लास्टिड है। ठीक है, अगर किसी एक सेल के दरमियान वैक्यूल मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्लांट सेल है, और अगर प्लास्टिड भी मौजूद है तो हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वैक्यूल थ्रू द हेल्प ऑफ वैक्यूल एंड प्लास्टिड प्रेजेंस हम ये कह सकते हैं कि दे आर प्लांट सेल, क्योंकि वैक्यूल और प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होती हैं। और प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें एक टाइप होती है प्लास्टिड की जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के नतीजे में लाइट एनर्जी को ऐसे ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर सकते हैं और इसी के नतीजे में अपनी खुराक को तैयार कर सकता है, जिनको हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। मतलब ये कि ये किसी पर डिपेंड नहीं करते कि अपनी खुराक को हासिल करे, बल्कि डायरेक्टली लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और इसी लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के नतीजे में अपनी खुराक को तैयार कर सकता है। सो दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और दे आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास, थ्रू द हेल्प ऑफ दीज प्लास्टिड दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हमारे पास प्लांट्स हो गई तो देखिए प्लांट्स में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो इसी क्लोरोप्लास्ट के नतीजे में ये अपनी खुराक को तैयार कर सकने की एबिलिटी रखती हैं। इसके अलावा यूग्लिना में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, जैसे प्रोटोजोन्स वगैरह, ये भी अपनी खुराक को हासिल कर सकते हैं, अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिड और एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में एब्सेंट्स होते हैं। सो बैक्टीरिया अपनी खुराक को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए पर डिपेंड करते हैं, जैसे पैरासिटिक होगा या ये सिम्बायोटिक होगा या फिर ये डिकम्पोजर होगा, अपनी खुराक को मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल करेगा। इसके अलावा एनिमल के साथ भी प्लास्टिड नहीं है, सो दे आर डिफरेंट मूड ऑफ न्यूट्रिशनल हो सकते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फंजाई भी हमारे पास क्या है, इसके साथ प्लास्टिड नहीं है। मेल स्पर्म ऑफ सर्टेन हायर प्लांट्स, इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसमें मतलब प्लास्टिड नहीं है। प्लास्टिड का डिफिनीशन है इट इज़ अ लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स पर ये मुश्तमिल होते हैं और ये प्लांट सेल में ये मौजूद होता है। ठीक है, ये उसके शेप जो है मोर और लेस स्फेरिकल होते हैं, मतलब ये गोल सा होता है या ये पूरा गोल होता है या लेस एक रफ सा स्ट्रक्चर ये बना देता है और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन साइटोप्लाज्म, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली ही मौजूद होते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी फ्री इन साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, यानी दो मेम्ब्रेनों ने उसको लपेटा हुआ है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इनर मेम्ब्रेन होगा। इसके अलावा उसके डायमीटर की हम बात करें तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक उनकी डायमीटर होती है, यानी ये एक क्या है, एक लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में ही मौजूद होता है। लेस और मोर स्फेरिकल होते हैं। इसके अलावा ये फ्री इन साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है और 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक उनकी डायमीटर होती है।
प्लास्टिड के पास अपना डीएनए और जीनोम मौजूद हैं और हम जानते हैं कि डीएनए और अगर जीनोम मौजूद हैं तो फिर ये जो है अब कुछ प्रोटीन अपनी ख़ुद तैयार कर सकते हैं, और अगर ये कुछ प्रोटीन अपनी ख़ुद तैयार कर सकते हैं सो देयरफॉर दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी इससे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, क्योंकि उसके पास अपना एक्स्ट्रा एक डीएनए मौजूद है, अपना जीनोम मौजूद है। तो बिल्कुल इसी तरह प्लास्टिड के साथ भी अपना डीएनए मौजूद है, अपना जीनोम मौजूद है। तो इसी डीएनए और जीनोम की मौजूदगी की वजह से ये इंडिपेंडेंटली ऑफ द न्यूक्लियस ये रिप्लिकेट हो सकता है, अपनी नंबरिंग को इंक्रीज कर सकता है, अपनी तादाद को इंक्रीज कर सकता है। सो देयरफॉर दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, सो दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सो इसके पास अपना डीएनए मौजूद है, तो कुछ ये अपनी जो प्रोटीन्स होते हैं ये खुद तैयार करता है, और सम प्रोटीन को तैयार करवाने के लिए ये न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, और उसके जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ये वहाँ से उनको ऑर्डर मिलता है, वहाँ से कुछ प्रोटीन उनको मिल जाती हैं। So they are not completely independent but semi-autonomous and partially dependent on the nucleus for some synthesis to produce some proteins। ठीक है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, राइबोसोम्स और ऑफ 70s, यानी उसके साथ जो राइबोसोम्स हैं वो 70s हैं, यानी स्मॉल साइज राइबोसोम्स हैं। एक लार्ज होता है राइबोसोम और एक स्मॉल साइज राइबोसोम्स होते हैं। सो दे आर 70s राइबोसोम, जिसका लार्ज सब यूनिट 50s का होता है और स्मॉल जो सब यूनिट होता है वो 40s का होता है। ठीक है, कंटेनिंग ए प्रोटीन सिंथेसिस कैपेबिलिटी, यानी उसके साथ जो डीएनए मौजूद हैं, राइबोसोम्स मौजूद हैं, सो दे आर एबल टू प्रोड्यूस सम प्रोटीन्स। ठीक है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी ये इट्स ओन डीएनए मौजूद है। सो दे आर जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एबिलिटी मौजूद है कि वो भी कुछ प्रोटीन को तैयार कर सकता है, और कुछ को तैयार करवाने के लिए वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। जो प्लास्टिड है परफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि प्लास्टिड की 3 अकसाम है, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्रोमोप्लास्ट है और एक लीकोप्लास्ट है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सके, और इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के नतीजे में जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है एज ए फूड, जो हम मुख्तलिफ ज़राए के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। यानी जो सन एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और यही केमिकल एनर्जी फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड करते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो केमिकल फूड तैयार होते हैं तो वो क्या होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट्स वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, लिपिड्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। और ये इसके साथ साथ ना सिर्फ उसको तैयार करता है बल्कि उसके तैयार होने के साथ साथ उसके स्टोरेज भी करता है। यानी अगर एक सेल है उसने कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार कर लिया तो कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स वो सेल से बाहर निकाला नहीं जाता बल्कि उसको स्टोर किया जाता है कि अगर सेल को किसी और टाइम में ज़रूरत पड़े तो सेल को इसकी अवेलेबिलिटी वो मौजूद हो। तो ये ना सिर्फ सिंथेसिस ऑफ फूड करते हैं बल्कि फूड की सिंथेसाइज होने के साथ साथ ही स्टोरेज भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार करता है और लिपिड्स एंड प्रोटीन को स्टोरेज भी रखता है। ठीक है, प्लास्टिड के हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्लास्टिड को सबसे पहले जो ये टर्म है प्लास्टिड, तो इस कैम्पर ने 1885 में उसको सबसे पहले यूज कर लिया था। ठीक है, और ये प्लास्टिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, मतलब ये कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कहाँ पर, ग्रीन प्लांट्स में, यानी प्लास्टिड में ही रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में ऑर्गेनिक मैटर तैयार होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसके साथ ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस होते हैं।
जो कि हवा में उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, एटमॉस्फेयर की तरफ उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, जो कि वो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी एरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं, तो उसमें यही ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है। और यहाँ पर जो स्टार्च प्रोड्यूस हो गया, तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शंस हो गई, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो गई। मतलब यहाँ पर लाइट जो है वो यूज़ हो गई, सो दे आर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी अगर लाइट नहीं है तो फिर ये रिएक्शन वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, और यहीं पर हमने बात की कि ऑक्सीजन हमारे पास एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को रिलीज कर दी जाती है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये कम्स फ्रॉम वाटर, ये वाटर से, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन जो है ये रिलीज कर दिया जाता है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन वाटर वाली मॉलिक्यूल से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली मॉलिक्यूल से। यानी जो हायर प्लांट में हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन को रिलीज कर दी जाती है एटमॉस्फेयर की तरफ, तो वो ऑक्सीजन वो कहाँ से आता है, वो वाटर मॉलिक्यूल से आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि वाटर मॉलिक्यूल से वो आता है। ये हमारे पास प्लास्टिड का डायग्राम है, जिससे इससे पहले मैंने इसके शेप की बात की कि इसका शेप जो है वो लेस या मोर स्पेरिकल है। ठीक है, तो ये देखें आप, ये लेस स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये प्लास्टिड है, हमारे पास स्टार्च ग्लोब्यूल्स हैं ये, और ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास पोटैटोज, यानी ये प्लास्टिड है पोटैटो सेल की, जिसमें स्टार जो है वो फिल हो चुके हैं, यानी स्टार उसमें स्टोरेज हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास जो प्लास्टिड होते हैं सेल के अंदर, ये लेस और मोर स्पेरिकल होते हैं, जिसका मुख्तलिफ फंक्शन भी होते हैं, स्टोरेज फंक्शन भी करते हैं, फूड सिंथेसिस भी करता है। तो ये था आज का हमारा क्लास प्लास्टिड। इसके बाद उसके एग्ज़ाम है, तो हम उसको वन बाय वन उसको स्टडी करेंगे। पहले हम क्रोमोप्लास्ट, फिर लीकोप्लास्ट, और फिर आखिर में क्लोरोप्लास्ट को हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उसके फंक्शन की, फिर हम बात करेंगे कि प्लास्टिड वो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, ये सारी बातें जो है इंशाल्लाह अगली जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम बात करेंगे। इसी लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो कन्फ्यूजन हो उसको दूर कर सके और आपके लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ले आ सके। थैंक यू वेरी मच।